मेरे फादर साहब वो शख्स थे जिन्होंने सलमान खान के फादर को बॉम्बे लाया था, सलीम अंकल, जिसको हम सलीम अंकल कहते हैं। और क्योंकि उनको एक्टिंग का शौक़ था, वहाँ सलीम अंकल से मुलाकात हुई, उनको यहाँ लेकर अपने घर में रखा, उनको एज एन एक्टर प्रमोट किया, वो अच्छे राइटर बन गए। बॉम्बे में एक जगह है दादर, सुना होगा आपने? एक जगह है दादर। जी जी आप जी। तो ऐसा बता रहे हो जैसे रामायण में किरदार है राम। हाँ, कौन नहीं जानता दादर को सर। हीरो का रोल तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वो देखो वो हीरो हमारा बैठा है। तो उनकी बड़ी सी ऑफिस थी, कैबिन थी, मतलब पूरा वो था, उसमें एक छोटा सा तिनका भर सा लड़का बैठा था जो आज आमिर खान कहलाता है। मैं बोला, नासिर साहब मुझे हीरो का रोल नहीं चाहिए, मुझे आप विलन बना दीजिए, हीरो का दोस्त बना दीजिए। हीरो का दोस्त बना सकता हूँ, मुझे अब तक सक्सेस को चखना है, अभी तक चखा नहीं। जब ऊपर वाले क्योंकि की आपके मर्जी दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिसमें ये आपको चखना, इसके लिए हम ये इंतजार- राज मैं अभी नहीं खोलूँगा, वक्त आने पर पत्ते खुद ब खुद बिछाऊँगा और गेम भी खुद ही करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मयंक तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अल्फा टॉक्स में, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में, हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे मेहमान कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी खास पहचान बनाई है जो कि ऑलरेडी एक खास शख्सियत से तो जुड़ी है, बट उन्होंने उस खास शख्सियत से हटके आज अपनी भी पहचान बनाई है। थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। हमारे बीच आज मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के वो कलाकार जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री के एक लेजेंडरी कलाकार के सुपुत्र हैं, पर उन्होंने अपने पिता से हटकर आज अपनी एक अलग छवि बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बीच मौजूद बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शहजाद खान साहब का। सर नमस्कार, स्वागतम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर स्वागत है आपका अल्फा टॉक्स में। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा एम्बियंस है। सबसे मेन चीज़ है कि आपसे मुलाकात और आपसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं भी तरस रहा था सर। स्मार्ट बॉय। थैंक यू। तो सर पहला सवाल जो दिलचस्पी से भरा है कि कैसे शहजाद खान सबसे अलग अपनी छवि बना लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कैसे हुआ ये? सर ये 25 अक्टूबर 1966 में मैं इस ज़मीन, इस दुनिया में आया। 25 अक्टूबर? हाँ, 1966। मैं सलमान खान से 1 साल छोटा हूँ। आप मेरे फादर भी 25 अक्टूबर के हैं। जी अच्छा। तो तब से ये जर्नी शुरू हुआ। पहले तो मैं बाहर नहीं निकल रहा था, तो मैंने माँ ने कहा कि सिजेरियन ऑपरेशन करके मुझे निकाला गया। अच्छा। जब मैं निकला तो मैं सोचा कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है और कुछ ऐसा करना चाहिए। फिर पता चला कि भाई मेरे फादर साहब जो है, वालिद साहब जो, वो पहले हीरो थे और फिर वो विलन हैं। और इत्तेफाक देखिए आप मयंक साहब कि जिस साल में पैदा हुआ उसी साल वो विलन बन गए। उनकी पहली फिल्म आई सूरज। राजेंद्र कुमार साहब और विजयंती माला जी उसमें, जो सूरज उनकी पहली फिल्म थी एज अ विलन। मतलब तब उससे पहले तो सारी फिल्में एज ए हीरो कर रहे थे वो। तो मेरा बहुत बड़ा योगदान है उन्हें विलन बनाने में। अच्छा, आपका? जी, मेरी पैदाइश। द क्रेडिट गोज टू यू। उसके बाद जब मैंने होश संभाला तो मैं अपने फादर साहब को देखता था, प्लस टीवी बफ था, फिल्म बफ था। मैं एक स्कूल में जाता था जो उसका नाम बॉम्बे स्कॉटिश था, जो माहिम में थी, और उसके पीछे ही एक थिएटर था, शायद पैराडाइज सिनेमा कहते उसको कुछ। तो मैं हाफ डे स्कूल बंक करके जो भी नई फिल्में लगती थी वो जाके देखता था। मेरे लिए तो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिए गए, वरना अटेंडेंस वहाँ सुबह एक बार जब आदमी बच्चा क्लास में पहुँचता है तो अटेंडेंस लिया जाता था। वहाँ पर 2 बार अटेंडेंस शुरू हो गया, लंच ब्रेक के बाद भी अटेंडेंस पता आपके चले। लिए? जी सर, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार? पहली बार। बहुत सारे चेंजेस ऐसे हुए स्कूल में और उसकी सारी वजह मेरे ख्याल से मैं ही हूँ। ग्रेट। और तब से वो जुनून था, तब से वो आग थी
कि भाई मुझे एक्टर बनना है और इसी लाइन में कुछ ना कुछ करना है। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और आज तक सफ़र कर रहे हैं, हिंदी वाला सफ़र भी और इंग्लिश वाला सफ़र भी। तो सर आज कैसा लगता है पीछे पलट के देख के? आज ऐसा लगता है कल परसों की बात है भाई। इत्तेफाक देखिए आपके मेरी दूसरी फिल्म जो है वो पहली रिलीज़ हुई और जो इत्तेफाकन आमिर खान की भी पहली पिक्चर थी, अंदाज अपना, सॉरी क़यामत से क़यामत तक। क़यामत से क़यामत तक, जी, वो उसकी पहली फिल्म थी, मेरी दूसरी थी, लेकिन वो पहले रिलीज़ हो गई तो वो काफ़ी उससे मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे काफ़ी फिल्में मिलने लगी। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जब मैंने अपने फादर को अप्रोच किया कि मुझे एक्टर बनना है, फिल्मों में काम करना, मैं सोचा दूसरे बापों की तरह ना बोलेंगे बेटा मैं तेरे लिए फ़िल्म बनाऊंगा, मैं तेरे ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपना हिटलर वाला रूप दिखाया और मुझसे कहा कि देखो मियाँ, जैसा बोला वैसे ही बताया। हाँ बिल्कुल, आपको वर्ड टू वर्ड सुनाता हूँ। देखो मियाँ, मैं तुम्हारे लिए कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा, ना तुम्हें लॉन्च करूंगा, अच्छा, ना तुम्हें कहीं रेकमेंड करूंगा। तुम्हारे में काबिलियत होगी, तुम अपना रास्ता खुद बनाओगे। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरे फादर साहब वो शख्स थे जिन्होंने सलमान खान के फादर को बॉम्बे लाया था, सलीम अंकल, जिसको हम सलीम अंकल कहते हैं। और क्योंकि उनको एक्टिंग का शौक़ था, मेरे डैडी इंदौर भोपाल शिकार के लिए जाते थे, वहाँ सलीम अंकल से मुलाकात हुई, उनको यहाँ लेकर अपने घर में रखा, उनको एज एन एक्टर प्रमोट किया। वो अच्छे राइटर बन गए, लेकिन मुझे मेरे फादर ने एज एन एक्टर प्रमोट नहीं किया। तो हो सकता है उनको बेनिफिट ऑफ डाउट होगा कुछ। बहरहाल वो भूल गए कि अगर वो पठान है तो मैं भी पठान हूँ। मैं भी पठान का। हाँ, तो हम पश्तून ट्राइब्स के। जब ये चीज़ हुई तो थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ आपका पापा के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं बाप भाई। अब यूजुअली उनको क्या बोलते थे, डैडी, पापा? डैडी। 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 तो आपने बोला नहीं डैडी क्या जान? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप एक फर्मा बरदार औलाद की तरह मुंडी नीचे, नज़र नीचे करके अबाउट टर्न करके बाहर आ गया। तो वो लोग एक रिएक्शन होगा ना पलटने के बाद? अब मैं बताता हूँ। हाँ, वो अंदर सब थॉट्स चल रहे थे। अच्छा, मैंने फ़ौरन अपने जो पिगी बैंक थी या जो थोड़े बहुत पैसे थे वो निकाले। अच्छा कि मेरे दोस्त बड़े रईस, कुछ दोस्त थे बड़े रईस थे। ये होना बहुत ज़रूरी ये रईस स्कूल में जाने के फ़ायदा है। हाँ, ये रईस स्कूल। तो मेरा एक बड़ा स्कूल का बहुत ही अजीज़ दोस्त है, आज वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर में से मुस्तफ़ा ईसा, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, स्कूल का बचपन का दोस्त है। और कड़की के ज़माने का भी एक ये है, और एक आज के जो सुपरस्टार कहलाते हैं सलमान खान, वो मेरे कड़की के ज़माने के दोस्तों में से। ATM कार्ड? जी नहीं, वो ATM कार्ड नहीं, वो बाउंस चेक थे उस बाउंस वक्त। चेक थे। जब मेरी उनसे दोस्ती हुई तो बाउंस चेक थे, बाउंस चेक थे। क्योंकि उनके वालिद मेरे वालिद बहुत करीबी दोस्त, एक ही स्कूल ऑफ थॉट, तो दोनों जो है। बट ये मुस्तफ़ा बेचारा बहुत, तो मैं उसके पास गया, बोला यार मुस्तफ़ा मुझे आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ था 500,000 रुपये कुछ। उस वक्त एक कायदे के फ़ोटो सेशन की कीमत होती थी मेरे ख्याल से 1,500-2 हज़ार रुपये। तो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम। फ़ौरन उसने दिया, हमने फ़ोटो सेशन किया और फिर ऑफिस जाने लगे फ़ोटोज़ के साथ। थैला, यस ऐसी फोटोज, यस। एक डायरी, नंबर्स। हाँ, वो फिल्म इंडिया की डायरी आती थी वो। और अच्छा शुक्र है उस वक्त एक मैगज़ीन पेपर आता था स्क्रीन, और एक मैगज़ीन आती थी ट्रेड गाइड। तो उसमें पता चलता था कि नहीं, ट्रेड गाइड थी एक, बाकी और भी थी, लेकिन हमारे घर में ट्रेड गाइड आती थी और स्क्रीन पेपर आता था। यूजुअली स्क्रीन पेपर फ्राइडेज़ को आता था, हमारे वहाँ वेडनेसडे को आ जाता था।
जी, तो पता चल जाता था कि कौन से प्रोड्यूसर की कौन सी फिल्म बन रही है। तो फिर हम एक बार मैं एक्चुअली बड़ा अच्छा किस्सा है ये। बॉम्बे में एक जगह है दादर, सुना होगा बॉम्बे में आपने? एक जगह है दादर। जी जी आप जी। तो ऐसा बता रहे हो जैसे रामायण में किरदार है राम। हाँ। कौन नहीं जानता दादर को सर। तो दादर में बहुत ही क्या कहें, बहुत ही खौफनाक और बहुत ही मतलब अच्छा स्टूडियो। खौफनाक और क्योंकि बड़ा वो था, डरावना सा था। अच्छा। तो वहाँ पर अर्जुन इंगोरानी साहब जो है उनकी ऑफिस थी। ओके। तो मैं चला गया, उसका नाम था रूप तारा स्टूडियो। रूप तारा स्टूडियो। जी। तो वहाँ गया मैं अर्जुन इंगोरानी साहब से मिलने। पता चला अर्जुन साहब आई नहीं। तो पीछे से एक आदमी ने मुझे, एक सफ़ेद चादर पहना हुआ आदमी ने मुझे ऐसे टैप किया। तो मैं पलटा तो बोला भाई, मैं बोला भाई आप, बोला किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैं बोला मैं अर्जुन साहब का। बोला वो ठीक है, वो एक फर्स्ट फ्लोर पे एक साहब है आपको बुला रहे। बोला हाँ। बोला अच्छा ठीक है। गया तो वो थे मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर प्रताप शर्मा। वो मुझे बोले भाई मैं तीन हीरो की फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है सोम मंगल शनि। सोम मंगल शनि। जी। और जिसके फाइनेंसर थे पहलाज निलानी साहब। तो सोम का रोल हेमंत बिरजी, उस वक्त उनकी टार्जन रिलीज़ हुई थी तो वो बहुत हॉट प्रॉपर्टी थे। और विजेता पंडित जी थी और कादर खान साहब थे वो। तो उसमें मंगल का रोल, अगर आप वो नहीं जानते थे मैं कौन हूँ क्या हूँ, वो सब पत्ते बाद में खुले। मतलब मैंने दिल में बोला अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। मैं बोला हाँ बिल्कुल सर। बोला लेकिन कितने 40 या 60 दिन का शेड्यूल है। अमेठी जो राजीव गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती एक ज़माने में, फिर बीच में ईरान के पास चली गई लेकिन अब वापस पता नहीं किसके पास है। तो ठीक है, राइडिंग वाइडिंग सीख लो, ये कर लो वो कर लो। तो फिर राइडिंग वाइडिंग भी सीखो कि उसमें वो डाकू हीरोज़ जो है वो पहले तो स्टूडेंट्स होते हैं, फिर वक्त और हालात उनको डाकू बना देते हैं। तो हमने सीखा, गए, शूटिंग की, कुछ 40-50% फिल्म बन गई। फिर उसके पहले यहाँ पर मुझे पता चला कि नासिर हुसैन साहब फिल्म बना रहे, नया लड़का नई लड़की। मैं उनके ऑफिस पहुँच गया। तो एक पर्ची होती थी, पर्ची भर गई और मैं वेट कर रहा। तो कम से कम मुझे आधा पौना घंटा वेट करना पड़ा। मैं बाहर वेट कर रहा था एज एन ओबीडियंट स्ट्रगलर। तो मेरा नंबर आया, मैं गया, बोला कहिए मियाँ। बोला सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मतलब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मुझे बोले देखो हीरो का रोल तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि वो देखो वो हीरो हमारा बैठा है। तो उनकी बड़ी सी ऑफिस थी, कैबिन थी, मतलब पूरा वो था। उसमें एक छोटा सा तिनका भर सा लड़का बैठा था, मतलब इतना सा, मेरे एंगल से इतना सा लग रहा था वो, जो आज आमिर खान कहलाता है। तो मैं समझ गया। मैं बोला नासिर साहब मुझे हीरो का रोल नहीं चाहिए, मुझे आप विलन बना दीजिए, हीरो का दोस्त बना दीजिए। हीरो का दोस्त बना सकता हूँ, हीरो का दोस्त बना। तो इस तरह मुझे वो क़यामत से क़यामत तक मिली और बोले इसको आप पिकनिक समझ के कर लीजिए। मैं बोला चलो ठीक है, पिकनिक ही सही। तो 30-40 दिन ऊटी में, 10-20 दिन खंडाला में, बेंगलोर में का और इत्तफाकन वो बहुत बड़ी हिट हो गई। और फिर वहाँ से और फिल्में मैंने लगी। फिल्म थी धरती पुत्र, दिनेश पटेल साहब की, बड़ा स्टार कास्ट, जया प्रदा जी, ऋषि कपूर, मामूटी, नगमा, फरा, मतलब इंडस्ट्री के दिग्गज वो मिल गई। फिर तिरंगा, फिर एक हॉरर फिल्म की, एक कहीं 2-3 तिरंगा में मैं इंस्पेक्टर बना हूँ। हाँ राइट। मेरे को बार बार याद आ रहा है कि आप किस फिल्म में इंस्पेक्टर? मैं काफ़ी फिल्मों में इंस्पेक्टर बना हूँ लेकिन तिरंगा उसमें से हिट फिल्म है हुई।
अभी भी मेरी पिछले साल भी एक फिल्म रिलीज़ हुई अजय देवगन के साथ, नाम, जो हाँ नाम फिल्म का नाम, भूमिका चावला और अनीस बज़मी साहब डायरेक्टर थे। ओके। जी, तो इस तरह से हम करते गए। फिर मुझे वो फिल्म मिली हो सकता है जिसके लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया, जिससे मुझे एक पहचान मिली। 91 में उस फिल्म का नाम था अंदाज़ अपना अपना। सर स्टॉप, वो एक ऐसा सेगमेंट है जो मैं आराम से छेड़ना चाहता हूँ, तो अभी मैं उस पर नहीं आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, जब आपको फिल्में मिलने लगी, कयामत से कयामत तक छोटी मोटी, तो उस समय वालिद साहब का क्या रिएक्शन था? वालिद साहब का ये रिएक्शन था कि भाई ठीक है, लेकिन मैं अभी भी कोई हेल्प नहीं करूँगा। हाँ, वो ही वॉज वेरी, मतलब वो ही स्टक टू हिज गन्स। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अब क्या, अब तो देखो, जब कहते हैं ना 1 to walk and 2 to talk, जब बच्चा 1 साल का होता है तो लड़खड़ाते पहले वो क्रॉल करता बहुत है। अच्छी बात है, 1 to walk and 2 to talk। हाँ, लड़खड़ाता है, वह पहले क्रॉल करता है, फिर लड़खड़ाते हुए वो चलना सीखता है। फिर जब 2 साल का हो जाता है वो चलने के साथ साथ बोलना भी सीखता है। लेकिन हमने बोलना हमने घर पे मुनासिब नहीं समझा। हमने कहा हम अपने काम पे करके दिखाएंगे। योर वर्क शुड स्पीक। आप अपने मुंह से अपनी पीपड़ी क्यों बजाए, आपका काम जो है वो बोलना चाहिए। क्या वालिद साहब बोले जब आपकी पहले 2-3 फिल्में आई? मेरे 2-3 फिल्में आई तो उन्होंने कुछ, मतलब कहते हैं ना, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पे। अच्छा, No हो गई, reaction। रिलीज हो गई, टोटली हाँ, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन एट ऑल। रिएक्शन अंदाज अपना अपना के बाद, अंदाज अपना अपना के वक्त अभी आएंगे, उस पर आएंगे। मैं उसके पहले के सिनेरियो समझना चाह रहा हूँ कि फिर भी आपको तो गुस्सा तो अब भी आ रहा होगा कि कम से कम कुछ तो इतना तो बोल देते कि नहीं यार चलो तूने फिल्म तो हासिल की कम से कम। नहीं, कुछ नहीं, बोले अल्लाह बस लगे रहो। हालांकि वो चाहते तो एक फ़ोन में मुझे उस वक्त और अच्छे किरदार मिलते और अच्छे बैनर्स की फिल्में मिलती, बट उस वक्त तो मुझे लगा कि ये लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अल्टीमेटली एक्टिंग मुझे करनी है। देखिए, अगर आप अच्छे एक्टर या 19-20 एक्टर भी हैं, तो पब्लिक का एक्सेप्टेंस जो होता है वो आपको, अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आपको एक्सेप्ट करेंगे, 19-20 भी है तो कर लेगी। और पब्लिक जो है वही फैसला करती है कि ये टिकेगा या नहीं टिकेगा। और एक और वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो इस चीज़ पे अड़े रहे, वो ये थी कि उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आज वो उनके दोस्त इस दुनिया में नहीं, जिनके साथ बहुत ही करीबी दोस्ती थी उनकी, और उनके बेटे उस वक्त नए नए हिट होके फिर फ्लॉप हुए। समझ गया। तो वो उनके सामने बार बार वो मंज़र आता था, तो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। हो सकता है उस वजह से उन्होंने मुझे लॉन्च नहीं किया। बहरहाल, लाइफ इज़ अ जर्नी, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग एंड लर्निंग। कैसी बॉन्डिंग थी आपकी वालिद साहब से? बहुत अच्छी थी, बट ये था कि एक बहुत ही अंबुजा सीमेंट का अदब का दायरा था। मगर अगर वो रूम में आ जाते, उनके दोस्त आ जाते थे, तो वी हैड टू लीव द रूम। एंड कभी उनके साथ ज़्यादा हंसी मजाक या ये वो नहीं। बाकी मैं कहता हूँ जैसे हिटलर ने हिटलर जैसे दुनिया के सामने पेश आते हैं, वैसे वो हमारे वैसे थे, लेकिन प्यार बहुत करते थे। कभी उनका फंडा क्या था मैं आपको बताऊँ, बहुत सिंपल सा फंडा था उनका। ये था कि भाई, खिलाओ सोने का निवाला, रखो शेर की नज़र। अभी जो समझ जाए वो समझदार है इस बात को। खिलाओ सोने का निवाला, जो बच्चे की जो चीज़ है, जो जायज़ मांग है, वो सब पूरी करो, लेकिन शेर की नज़र रखो। मैं चाहूँगा कि आज की तारीख में सारे पेरेंट्स इसको
ज़रूर अपनाएं इस बात को, ताकि आज की हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उनका आप सोने का निवाला दीजिए, लेकिन शेर की नज़र रखिए। आपके वालिद साहब बड़ी बड़ी आइकॉनिक फिल्म्स के किरदार को निभा करके इंडस्ट्री को एक नया रूप दे चुके थे। जब आप दुनिया में आए तो आपने वो मंज़र देखा, वालिद साहब का काम, वालिद साहब का नाम, तो जो उनकी स्क्रीन की प्रेजेंस थी, जो उन्होंने जिस तरह के किरदार किए और जो उनका एक वास्तविक स्वभाव था, उसमें कितना फ़र्क था? उनका स्वभाव बहुत डाउन टू अर्थ था। स्क्रीन पे वो जो करते थे वो एक एक्टर था उनमें, लेकिन रिजेम्बलेंस थी उनके उस कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर में और रियल कैरेक्टर में रिजेम्बलेंस तो थी काफ़ी। किस टाइप की? मतलब वो स्ट्रिक्ट थे? स्ट्रिक्ट थे, हमारे साथ स्ट्रिक्ट थे वो। मतलब उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन अब लगता है कि नहीं, जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, हमारे हित में अच्छा किया। शेर की नज़र। यस, सोने का निवाला ज़रूर खिलाया। सोने का निवाला खिलाया, लेकिन शेर की नज़र रखी हमेशा। मेरे ख्याल से आपके शायद फर्स्ट एक्टिंग टीचर भी वही रहे होंगे। यस, नहीं मैं तो बाकायदा फिर क्लासेस भी गया, लेकिन टीचर वो रहे। मतलब उनको देख देख के, प्लस उनके सेट्स पे जाता था मैं शूटिंग देखने, ये वो। जब क्योंकि वो इंडस्ट्री में इतने समय से थे, उनको इंडस्ट्री की अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों पता थी, सफलता भी उन्हें पता थी, तो उन्होंने कभी आपका कुछ भी मतलब विरोध किया या कभी बोला कि इधर मत जा, ये लाइन अच्छी नहीं है, या फिर कुछ और ट्राई कर, या तू कुछ और भी कर सकता है, कभी सजेशन के तौर पे? हालांकि भले ही वो ज़्यादा इंटरेक्शन ना होता हो, लेकिन फिर भी। एक्चुअली उनको क्या डर था कि इस इंडस्ट्री में अगर मेरा बेटा नाकाम हो गया, कामयाबी नहीं मिली इसे, तो ही विल ब्रेक। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ। आप दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस। तो वो बट उन्होंने कभी डायरेक्टली नहीं कहा। अच्छा, ये मैसेज मुझे मेरी वालदा मदर के थ्रू पहुंचाते थे। पहुंचाते। आप लोग कितने भाई बहन? हम दो हैं। 2 भाई। आप बड़े? मैं बड़ा, और छोटे? एक छोटा। तो वो फिल्म लाइन में नहीं, उसने भी की फिल्में। उसने मृत्युदाता में बच्चन साहब के साथ सेकंड हीरो था मेरा छोटा भाई। करिश्मा कपूर उसकी हीरोइन थी। उसका नाम है अरबाज अली खान। फिर उसने पुलिस पब्लिक फिल्म एक राजकुमार और नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ वो की। कुछ 3, 4, 5 फिल्में की उसने। फिर कुछ ईरानी फिल्में, कुछ इंग्लिश फिल्में की उसने। जब क्योंकि आप बता रहे कि काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी रहे होंगे, आपसे बहुत कम बात करने वाले, तो कभी उन्होंने पूछा कि मैं ये फिल्म करके आया हूँ, मेरा किरदार कैसा लग रहा है? नहीं। या आप लोगों ने अपने मन से कभी बोल दिया हो कि पापा मज़ा नहीं आया? नहीं, ना हमारी हिम्मत हुई कभी मन से बोलने की। वरना क्या होता? ना उन्होंने कभी हमारे राय पूछी। वरना क्या होता का? अगर हम अपनी राय पेश करते तो हमें ऐश्वर्या राय ढूंढनी पड़ती। फाइन। मेरे ख्याल से 90s में जिगर आई थी जी, जिसमें आपके फादर ने एक मार्शल आर्ट टीचर का किरदार निभाया था और काफ़ी ज़बरदस्त किरदार था उनका वो। और उसी वक्त शायद आप उससे आगे पीछे ही आपकी चीज़ें चल रही होंगी, तो आपको लग रहा था मैं जल्दी से कर लूँ, इनको मिल रही है मुझे? नहीं, वो कभी नहीं था। मुझे पता है कि वो लेजेंड है। अभी बहुत टाइम है उनके, हालांकि 50% करीब भी पहुंचना। एक सवाल और मैं करूँगा, थोड़ा सा अजीब हो, कभी कुछ ऐसा हुआ कि पापा को साइन करने कोई प्रोड्यूसर आया हो, उनकी डेट्स अवेलेबल ना हो, तो चलो ठीक है आप ही के साथ कर? मुझे दो बार ऐसा हुआ कि मुझे उन्होंने, मतलब मुझसे नहीं कहा, मेरे वालिद साहब से कहा कि बेटे के रोल के लिए इनको ले ले, तो उन्होंने मना कर दी, बोला नहीं। अच्छा। हाँ,
मतलब वो किस लिए बोल रहे होंगे कि उनको अच्छे लग रहे होंगे इसलिए, या फिर वो उस पता नहीं क्यों बोले, मैं नहीं जानता हूँ अभी मैं। तो अब आपने नहीं बोला तो अभी अभी ये बना नहीं, के मुझे दिखे। इस बात का पता ही नहीं भाई, बाद में पता चला। तब भी नहीं बोला आपने? नहीं, तब नहीं, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं इसको नहीं, किसी और को लो। मतलब उन्होंने किसी भी तरह हमें, मुझे खास करके, इसके पीछे भी उनकी ग्रेटनेस ही है सर। मैं उसको एब्सोल्युटली राइट है ना? उनकी ग्रेटनेस है, इनकी उन्होंने कहा शेर का बच्चा है, अब दूध पिला दिया, अब खुद शिकार करना सीख, Yes. खुद खा, खुद पका। हालांकि शेरनी शिकार करती, शेर बैठा रहता है। हाँ बट आखिर फिर भी कहती है। मतलब मेरा, जी जी जी, आपका कहना भी सही है। मैं पता नहीं सर बता रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट में हूँ लेकिन वो फील कर पा रहा हूँ वो चीज़ें जो आप बता रहे हो ना। मैं अभी ऐसा लगता साक्षात वो बैठे हैं मेरे सामने। मैं तो कभी देखा ना मिला ना कुछ देखा है टीवी। मेरे को उनकी फेवरेट फिल्म, मेरी सबसे फेवरेट फिल्म मैंने 50 बार देखी, खोटे सिक्के, अच्छा, जिसमें वो घड़ी निकालते हैं और बार बार वो, बाकी लॉइन तो किरदार था ही उनका। आपके वालिद साहब का सबसे पसंदीदा किरदार, जो आपका खुद का सबसे पसंदीदा किरदार रहा हो? कालीचरण। कालीचरण। हालांकि जंजीर भी बहुत अच्छी थी और यादों की बारात भी अच्छी, लेकिन कालीचरण वाज आउटस्टैंडिंग। अब आते हैं हम सबसे हॉट टॉपिक पे, 91 जी, अंदाज अपना अपना। पहले तो ये फिल्म मिली कैसे, उस पे आते ये एक दुख भरी दास्तान हैं। है। अच्छा हाँ बिल्कुल सर। तो ये ये दुख भरी सुनाता दास्तान कॉफ़ी के साथ सर। हाँ, आप कॉफ़ी पीजिए, मैं आपके दिमाग की दही करता हूँ। हाँ सर चलेगा। दही Cheers। कॉफ़ी विद तो देखा ही होगा। कॉफ़ी विद बहुत देखे हैं, हाँ। दही विद मयंक पहली बार थैंक यू देखेंगे थैंक यू लोग। थैंक यू। दही विद मयंक, हाँ सर। दुख टपकाइए। आपको अगर याद हो तो हमारे मरहूम गुलशन कुमार साहब, उन्होंने 3-4 फिल्मों को अनाउंसमेंट किया था 88 या 89 में। एक थी लाल दुपट्टा मलमल का, एक थी बाहर आने तक, एक थी अभी तो मैं जवान हूँ, और एक कोई और पिक्चर थी। तो अभी तो मैं जवान हूँ के डायरेक्टर्स थे अमजद भाई से, गब्बर सिंह, जैसे दुनिया जिन्हें मरहूम जिन्हें गब्बर सिंह के नाम से हैं, वो डायरेक्टर थे। प्रोड्यूसर उनके जो विनय सिन्हा साहब, विनय सिन्हा साहब जो एक ज़माने में उनके सेक्रेटरी थे, वो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। तो शायद अमजद भाई मुझे जानते थे, अक्सर मुलाकात होती थी। तो अमजद भाई ने कहा कि इस रोल के लिए मुझे लिया जाए, मेन विलन का रोल था। तो उसमें हीरो थे सचिन साहब, सचिन पिलगांवकर, और वो एक अच्छी लड़की थी उस वक्त काफ़ी फेमस थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, अंजन श्रीवास्तव जी थे, श्रीवास्तव, और काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट थी। और सबसे अच्छा बात ये थी कि हमें अमजद खान साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मतलब हर डायरेक्टर से अगर एक्टर ना कुछ सीखता है, और अपने हमेशा अमजद भाई को एज एन एक्टर देखा, एज ए डायरेक्टर कभी नहीं देखा। लेकिन आई हैव बीन वन ऑफ द लकी वंस टू सी अमजद खान एज ए डायरेक्टर। तो वो फिल्म की मैंने, और उस फिल्म की कंप्लीशन के बाद वक्त मुझे जो प्रोड्यूसर थे विनय सिन्हा साहब, उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें हुई उस फिल्म के बनने के दौरान जिसमें मैं उनके साथ खड़ा रहा, जो अमूमन एक्टर्स नहीं खड़े रहते, मैं उनके साथ खड़ा रहा। तो उन्होंने उस बात को बड़ी अहमियत दी। मुझे उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी याद है अच्छी तरह से वो मंज़र के हम जब वो बिहार के थे, और हम जब कभी अगली फिल्म बनाएंगे आपको ज़रूर लेंगे। मैंने बोला जी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इंडस्ट्री के 25 से 30 अगली फिल्में कर रहा था, क्योंकि जिसके पास जाऊँ बोले ओ पुत्र इसमें कोई रोल नहीं तेरे, लेकिन अगली में तू ज़रूर करेगा।
तो एक प्रोड्यूसर को मैंने कह दिया, मैंने सर पता नहीं मैं आपकी अगली फिल्म कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 25-30 अगली फिल्में कर रहा हूँ। सेम पैटर्न में। तो वेडनेसडे को स्क्रीन मैगजीन आया, हमने खोला, पेपर पढ़ रहे थे, अचानक देखा सेंटर स्प्रेड, अंदाज अपना अपना, आमिर, सलमान, रवीना, करिश्मा, इन सब के फोटोज़, नाम, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी। मैं अपना नाम ढूंढ रहा हूँ भाई, मैं बोला ये भी अगली पिक्चर की तरह निकल गई। अगली हो गई। उतना मेरा कहना ही था कि उतने में उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन में फ़ोन की घंटी बजी, तो हमने उठाया फ़ोन, तो कहा हेलो हम विनय सिन्हा बोल रहे हैं। अरे बोला विनय जी क्या इत्तेफाक है, देखिए मैं अभी स्क्रीन पेपर खोल के वो अंदाज़ अपना, बोला आप फ़ौरन आ जाइए सनी सुपर साउंड, उस वक्त वो सनी सुपर साउंड में बैठते थे, राज संतोषी साहब भी वहीं बैठते थे, आ जाइए फ़ौरन आप आ जाइए। और बस मैं आया, 1-1.5 घंटे में जो भी बैंड स्टैंड से टाइम लगता था जुहू पहुंचने में, हम पहुंच गए। बोले देखो मैंने बहुत अच्छा किरदार निकाला है आपके लिए और आपको करना है। बोला विनय जी आपको हम मना कर सकते हैं क्या? तो ले गए मुझे, राज संतोषी से पहली बार मेरी मुलाकात हुई। उससे पहले उनकी वो फिल्म आई थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी सनी देओल को, जिसमें घायल, जिसमें उनको नेशनल अवार्ड मिला। सनी देओल को नेशनल अवार्ड दिलाया इन्होंने, बिग डायरेक्टर, बिग पूरा ना। तो राज जी ने मुझे कहा कि शहजाद, मतलब इस फिल्म की सारी कास्टिंग मैंने खुद ने की है, एक एक कैरेक्टर। वो राजकुमार संतोषी जी की दूसरी फिल्म थी? यस, आई डोंट थिंक सो। लेटर वो दामिनी पहले रिलीज हुई, लेकिन वो क्योंकि कभी उन्होंने कॉमेडी भी तो कभी बना फेस्ट नहीं, वो उनकी दूसरी फिल्म थी। हाँ दूसरी फिल्म, दूसरी रिलीज फिल्म थी। यस, नहीं दूसरी एज ए मेकर, एज अ मेकर, बट रिलीज उससे हमारी फिल्म से पहले दामिनी हुई। वो भी बहुत बड़ी हिट थी जी। तो बोले मैंने, अच्छा उनके फादर बहुत बड़े डायरेक्टर थे, आपको पता है, पीएल संतोषी साहब। और उनके फादर मेरे फादर के साथ काम कर चुके थे, मेरे डैडी उनके डैडी की फिल्म में एज अ हीरो थे। तो बहुत, ये मुझे नहीं पता था ये लीनिएज, तो बाद में पता चला। खैर जब वो मिले तो हाँ मिले, बोले यार देखो मैंने सबकी कास्टिंग की है, सिर्फ ये एक कैरेक्टर जिसके लिए विनय जी अड़ गए, बोले ये तुम ही करोगे, ये कोई और करिएगा ही नहीं। बोला झगड़ा कर लिए मेरे से इन्होंने। मैंने विनय जी को देखा, मेरे आँख में आंसू आ गए। बोला यार वाकई में ये ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। आखिरकार ही तो बोले यू आर डूइंग दिस फिल्म, और कैरेक्टर बोला जैसे मैं बोलूँगा वैसे तुम करते जाना। बोला और क्या, बिल्कुल मैं। तो इस तरह से मुझे वो, इसमें दो बहुत अहम सवाल है। पहला सवाल तो जो आपके दिमाग में आया कि नहीं आया पता नहीं, मेरे दिमाग में तो आया जब मैंने फिल्म देखी। राजकुमार संतोषी जी ने उसके बाद भी कभी नहीं, उसके पहले भी कभी नहीं, कॉमेडी में कभी, लेकिन एक ही फिल्म बनाई, वो भी कॉमेडी, वो भी ऐसी ज़बरदस्त कि आज हिंदुस्तान की जितनी भी कॉमेडी फिल्म्स हैं शायद उसमें नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पर वो फिल्म चलती है। क्योंकि एक भी मोमेंट उस फिल्म के अंदर ऐसा नहीं है, एक भी सीन ऐसा नहीं है, एक भी डायलॉग्स ऐसा नहीं है जो किसी और इमोशंस को बयां करता हो एक्सेप्ट कॉमेडी। तो वो तो कल्ट मूवी बन गई। शुरुआत में तो वो फिल्म शायद इतनी ज़्यादा शुरुआत में नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में वो फिल्म, पहला सवाल तो मेरे दिमाग में ये आया कि आपको भी आया क्या राजकुमार संतोषी ने कॉमेडी में अचानक से? नहीं, मुझे सब नहीं आया सर, इतनी अक्ल मुझ में नहीं है। सेकंड सवाल, उन्होंने आपका किरदार जो बनाया वो आपके फादर जी, वो उन्होंने उस वक्त कहा था कि भाई देखो आवाज़ तुम अपने फादर की निकालोगे और मैनरिज्म्स कुछ तुम्हारे वैसी होगी। भल्ला। हाँ, मैं बोला सर जो चाहे करा दो, बस मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए, और आपके साथ काम करने का मौका कौन मना करेगा। मैंने हमेशा काम को अहमियत दिया। फिल्म बन गई, सब कुछ हो गया, तो पहले वो फिल्म को इतना रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला और बाद में क्यों? सर एक्चुअली उसकी प्रॉपर पब्लिसिटी नहीं हुई। अच्छा। जब वो रिलीज़ हुई ना, तो जैसी पब्लिसिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि आमिर, सलमान उस वक्त स्टार्स थे, नए नए स्टार्स थे वो, और मैंने प्यार किया किया और क़यामत से क़यामत तक और ये सब आ चुकी थी, और
दे वर रियली बिग, राइजिंग स्टार। यस, राइजिंग स्टार्स। तो उस किस्म की पब्लिसिटी नहीं मिली। बट आई थिंक ये चैनलों ने और OTT प्लेटफॉर्म्स ने देख देख के अब उस फिल्म को दोबारा थिएटर में रिलीज किया ग्लोबलाइज जा कर रहा दिया है, पब्लिसाइज कर दिया है। है। जी जी जी। और ये जो अभी जो जितना आप देख रहे होंगे कि जितनी पुरानी फिल्मों को थिएटरों में रिलीज़ किया जा रहा है, उसके पीछे का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये OTT वाले क्या देखते हैं कि इस फिल्म को कितनी लाइक्स, कितने लोगों ने देखा है, उसके हिसाब से फिर वो फिल्म थिएटर में री-रिलीज करते हैं। रिलीज़ करते हैं। अभी जैसे वो एक आई थी फिल्म गदर। सनम तेरी कसम, गदर आई थी उससे पहले। गदर, हाँ गदर तो थी, गदर 1 आई, फिर गदर 2 भी आ गई। जैसे सनम तेरी कसम जैसे रिलीज, उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस फिल्म की, लेकिन अभी उसने कहर मचा दिया। वैसे ऐसा इनका भी कुछ प्लान है कि पहले अंदाज़ अपना 1 रिलीज़ करे, फिर उसके बाद हो सकता है 2 पे काम 2 शुरू का करें। हाँ शुरू हो जाए। अब थोड़ा सा हम फिल्म के अंदर की बातें करते हैं जी। कि कैसा था माहौल शूट का आपको? ये मतलब जितने भी जो सीन्स और डायलॉग्स लिखे गए या बोले गए, वो उसमें मतलब मैक्सिमम चीज़ें स्क्रिप्टेड थी या इम्प्रोवाइजेशन भी था? 90% इम्प्रोवाइज। 90% इम्प्रोवाइज, वो लगता ही है देख के। और सारे शॉट जो है 1 टेक वाले ही थे, मास्टर शॉट लगा दिया, सीन हो गया, और सब कमाल के शॉट्स। सर ये तो आप लोग ने जो देखा है, जो हमने शूट किया है, जो एडिट होके पड़ा है, अगर वो देख लेंगे तो आप मतलब पार्ट 2 की ज़रूरत नहीं, इसी को अच्छा, मतलब इसके अलावा भी एक्सटेंडेड वर्जन शूट हुआ है उसमें? जी 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 जी। लास्ट में एक्चुअली एंड पहले ऐसा था कि लास्ट में पुलिस मुझे और तेजा को और रॉबर्ट को अरेस्ट करके ले जाती है, मुझे हथकड़ी पहना के वैन में हम बैठे, और वहाँ तेजा कहता है, मैं कहता हूँ डोंट वरी सर, मेरे नए प्लान के मुताबिक। हाँ बस वहाँ पे वो फ्रीज हो गया। लेकिन वो अलग बात है कि उसको वहीं। अच्छा सर, ऐसा कुछ मतलब जैसे सीन्स आपने कहा स्क्रिप्टेड भी होते थे, इम्प्रोवाइज भी किए जाते थे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस फिल्म की जो ऑन द स्पॉट ही बनाई गई हों? सर 90% फिल्म ऑन द स्पॉट ही बनी है। कुछ ऐसी चीज़ें बताइए ना। बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक पंच। एक्चुअली क्या होता था, दिलीप शुक्ला साहब बेचारे रात भर बैठ के लिखते थे, सुबह फ्रेश आते थे सीन्स, और फिर राजी हम सबको बिठाते थे और बोलते थे आप इसका पोस्टमार्टम करना है। तो इसमें सबसे बड़ी उंगली किसकी रहती थी? सर सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा, उंगली नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा क्रेडिट इसमें क्रेडिट आमिर की। आमिर खान। सलमान की भी रहती थी, बट आमिर की ज़्यादा है ना। आमिर की पॉइंट को बहुत ही वैलिड पॉइंट होता है, वो बेवजह सिर्फ बोलना है या वो मुझे उस वजह से नहीं, बहुत ही वैलिड पॉइंट और वैलिड रीजंस होते थे उसके। आपको पता है पूरा जो क्लाइमैक्स है क्राइम मास्टर गोगो का, पहले क्राइम मास्टर गोगो टीनू आनंद प्ले कर रहे थे, वो पूरा रीशूट हुआ है शक्ति कपूर के साथ। रीशूट हुआ है? यस, पूरा रीशूट हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ और ऐड करना था राज जी को, तो टीनू जी वॉज इन कनाडा या कहीं शूटिंग कर रहे थे, वो नहीं आ पाए, तो पूरा रीशूट हुआ शक्ति कपूर जी के साथ। सुनो दुनिया के लोगों सबसे बड़ा एग्जैक्टली क्राइम मास्टर गोगो आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, और दिन में ने अगर मैं वो तेजा मार किधर है। हाँ, ये सब ऑन द ये तो स्पॉट हम लोग वाली रात, सब ऑन द स्पॉट, ये हम रात में ये शूटिंग करते थे इसकी फिल्म सिटी में, और दिन में वो जो आपने देखा होगा गोगो आता है, हमारे कपड़े ले जाता है, हमारी साइकिल ले जाता है, दिन में वो सीन्स ऐसा लगता है वो फिल्म वही खत्म कर दी। हाँ, हालांकि हम लोग ऊटी कितने बार ऊटी गए, का सीन है इसमें, और बेंगलोर भी गए। आमिर खान साहब के साथ आपने कयामत से कयामत, फिर अंदाज अपना अपना, कितनी फिल्में आपने की उनके साथ? मैंने अब तक 2 ही फिल्में की हैं, एक है कयामत से कयामत तक, और एक है अंदाज अपना अपना, और दोनों माशाल्लाह सुपर डुपर हिट फिल्में हैं। कैसा अनुभव है उनके साथ? बहुत अच्छा। आमिर खान इज़ एन इंस्टीट्यूशन। ओके। देखिए आमिर खान की मैं आपको बताऊं, थोड़ा उनका बैकग्राउंड बता देता हूं। वो है बहुत ही मशहूर और मारूफ
उनके वालिद ताहिर साहब थे जो प्रोड्यूसर थे, नासिर साहब उनके चाचा। आमिर खान जी के बारे में अपन बात कर रहे थे कि कैसा अनुभव है दोनों फिल्मों का मिला के आपके साथ में? मुझे क़यामत से क़यामत तक में एक अलग आमिर नज़र आया और अंदाज़ अपना अपना में एक अलग आमिर। क़यामत से क़यामत तक हो सकता है पहली फिल्म थी, हाँ, तो एक अलग पहलू था उनका, ही वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। और अंदाज़ अपना अपना एक मंझा हुआ आमिर, कहते हैं ना बहुत ही मंझा हुआ, क्योंकि बजा के रख देने वाला। हाँ, वो उनका कैरेक्टर में भी दिखा वो चीज़। लेकिन वो दो जो अमर प्रेम का जो कैरेक्टर है ना, वो परफेक्ट कास्टिंग की है, क्योंकि आमिर का कैरेक्टर सलमान नहीं कर सकता था और सलमान का कैरेक्टर आमिर नहीं कर सकता। तो राज जी ने जो दोनों को कास्ट किया है बराबर परफेक्ट। जब आप पहली फिल्म आमिर साहब के साथ किए क़यामत से क़यामत तक, और फिर सेकंड जो आपका अंदाज़ अपना, तब आपको लगा था कि ये आगे जा कर के इतने बड़े स्टार बनेंगे? पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं। तो आपको पालना में पैर दिख गए थे? इनफैक्ट एक और फिल्म करने वाला था मैं उसके साथ, उस फिल्म का नाम था टाइम मशीन। ओके। आमिर खान, रवीना टंडन और शिखर कपूर साहब उसके डायरेक्टर थे, बट वो किसी वजह से शुरू नहीं हो पाई। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, मैं भूल रहा हूँ, हैरी बवेजा के बेटे ने वो किया वो फिल्म, उसमें ही 2025 या ऐसा कुछ नाम था उसमें। प्रियंका चोपड़ा भी थी। Yes. यस। वो उस वक्त 88-89 में तब प्लान हुई थी टाइम मशीन के, हम लोग टाइम मशीन में चले और जाते खुद टाइम मशीन में आगे चली गई। जी हाँ। एक तरफ आमिर खान साहब, दूसरी तरफ सलमान खान साहब जो आपके बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मेरे पर्सनल फ्रेंड है। पर्सनल फ्रेंड हैं, तो बाउंस चेक जिनको आप कहते हो। सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सलमान मैं नहीं कह रहा हूँ। तो क्या एक्सपीरियंस था सलमान सर? सलमान तो भाई सलमान है। एक तो हम लोग कड़की के ज़माने के दोस्त, हम लोग का अड्डा होता था वो मन्नत के सामने जो राउंड अबाउट है, हाँ, वहीं हम लोग मिलते थे शाम को। और इट वाज कंपलसरी कि शाम को अगर हम बॉम्बे में हैं हम लोग तो शाम को मिलना ज़रूरी है। और मुझे याद है जब इसने पहली गाड़ी ख़रीदी थी तो हम लोग सब मिल के, हम लोग के पास गाड़ियाँ नहीं थी, घर में गाड़ियाँ थी, पर्सनल गाड़ी नहीं थी। पर्सनल गाड़ी नहीं थी। तो वो बेचारा हम लोग को बैंड स्टैंड कार्ट रोड राउंड, उसके पेट्रोल के पैसे हम लोग से लेता था। अच्छा, हाँ, प्लीज़ नोट कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं एंड सम वेरी गुड टाइम्स, वेरी गुड मेमोरीज विद सलमान एंड वेरी गुड हार्टेड पर्सन, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड ह्यूमन। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। लास्ट फिल्म मैंने सलमान के साथ की भारत जी, उसमें मैं कैटरीना कैफ का बॉस बना हूँ। I've seen this film. जी। और सर व्हाट अबाउट योर बॉस परेश रावल, तेजा? इंस्टीट्यूशन सर, मुझे एक्चुअली राज जी अगर सही के आपको सही मतलब मैं कहूँ, मतलब सही मानों में, तो मेरी स्कूल जो है स्कूलिंग वो राज संतोषी साहब, परेश जी, विजू खोटे साहब, ये सब धुरंधरों के बीच हुई है। जो सच को, एंड सबसे मेन चीज़ है कि राज जी जब सीन एक्सप्लेन करते हैं ना, खुद करके दिखाते हैं। अच्छा, अगर आप उसका 20% भी कर लो ना तो आपकी नहीं आ पा रहा है। सर सनी देओल को नेशनल अवार्ड जो आदमी दिला सकता है उस समय तो आप सोचिए क्या जादूगर है वो आदमी। फिर मैंने एक और फिल्म की राज जी के साथ, बरसात, उसमें मेरा और विजू का कैमियो था। बरसात में जी, बॉबी की पहली पिक्चर थी वो।
हालांकि वो पोर्शन पूरा शूट हो चुका था, ट्विंकल का इंट्रोडक्शन था, बट राजी सेड नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, तुम लोग आ जाओ, तुम और विजू, बहुत टाइम हुआ मिले भी नहीं। और तो फिर वो पूरा शूट हुआ जू होटल में, डिस्को का सीन है पूरा उसमें। हाँ, बट वेरी वेरी फाइन डायरेक्टर, मतलब बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मिले। राज संतोषी साहब, मंसूर खान, मेहुल भाई, डेविड धवन, अनीस बज़मी, एंड कुछ साउथ की भी फिल्में की मैंने, मलयालम और तेलुगु, वहाँ के भी डायरेक्टर्स। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। आपके वालिद साहब ने तो बोला कि मैं नहीं करूँगा, तुम खुद करो, और जब अंदाज अपना अपना में आपने उन्हीं की आवाज़ में उनका ही किरदार निभाया, तो फिर उस पर कुछ वो बोले? उनका बड़ा बहुत ही विचित्र। हाँ, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे वो। अच्छा। हाँ, बोले तुमने ये क्या किया है? मैंने कहा वो जो डायरेक्टर ने कहा मैंने वही किया है, आइंदा ऐसा मत करना। बोले ठीक है। उसके बाद आइंदा आपने किया? आया टीवी पे किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि स्टोरी बड़ी अच्छी चली जा रही थी कि उन्होंने मना किया कि मैं नहीं करूँगा, खुद जाओ। बड़ी बड़ी बातें भी हो गई, आखिरकार आपने वही कर भी दिया, तो फिर वो क्या बोले होंगे। तो सर, आपको अपने वालिद साहब की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कि वो मेरे वालिद थे, बस, और कुछ नहीं। इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। नहीं, ऐसी कोई बात उनकी लाइफ को जीने के लिए, काम करने के लिए, कोई ऐसी चीज़ जो उनमें आपने देखी हो? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन वो मुझे मैं बहुत ज़िद कर रहा था, मुझे अडल्ट फिल्म देखनी है। मैं उस वक्त 10-12 साल का था। एडल्ट फिल्म? अडल्ट फिल्म, हाँ। ये विचार कैसे आया आपके दिमाग में? बस ऐसे ही वो सब बोलते थे अडल्ट 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 फिल्म होती है, अडल्ट फिल्म। मुझे अडल्ट फिल्म क्या होती है मुझे देखनी है। मैंने अपनी जान खा ली अपनी माँ की। माँ बहुत सॉफ्ट टारगेट थी। तो सॉफ्ट उन्होंने टारगेट? हाँ, तो उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि भाई इनको ले जाइए, अडल्ट पिक्चर दिखाइए। तो मुझे और मेरे वालिद साहब सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखते थे, मोस्टली वो इंग्लिश फिल्में ही देखते थे। तो मुझे याद है आज भी, वो कुलाबा के पास जो रीगल सिनेमा है या कौन सा सिनेमा है, वहाँ ले गए मुझे। और फिल्म का नाम भी आज तक याद है मुझे, द डचेस एंड द डर्ट वाटर फॉक्स फिल्म का नाम था। मैं सर, अच्छा, वो लेके भी गए? लेके भी गए मुझे। और मैं उस वक्त हाइट थी, लेकिन मुझे थोड़ी हल्की फुल्की, मतलब लग रहा था ये अंडर एज, लेकिन ये प्रिविलेज्ड है। अंडर एज है लेकिन प्रिविलेज्ड है। तो लेकिन मैं मेरे ख्याल से मुश्किल से 4 या 5 मिनट वो फिल्म देखी मैंने। उसके बाद मैंने कहा नहीं डैडी चलते हैं, लेट्स गो। तो 4 या 5 मिनट में आपने साहब क्या सीखा? पता क्या नहीं, मुझे कुछ समझ, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये पिक्चर मैं अपने फादर के साथ नहीं देख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी हाउ इट इज तमन्ना। पॉसिबल कि आपको पहले भी नहीं पता था कि ये फिल्म मुझे फादर के साथ देखनी नहीं चाहिए? हाँ, मुझे पता था, मतलब नहीं पता था, बट अडल्ट फिल्म क्या थी बस वही देखना था मुझे। और उस एडल्ट वक्त फिल्म क्या है? एडल्ट फिल्म क्या है? अडल्ट फिल्म क्या वो देखना था। ये है? अच्छा, ये नहीं अडल्ट देखना। फिल्म नहीं देखना है। उस वक्त ये VCR और ये सब नहीं आए थे। उसके बाद जब वहाँ से हम निकले तो वो जो मोहम्मद अली रोड का रास्ता है वहाँ से उन्होंने गाड़ी ली। और वो बड़े बड़े ऐसे नाले होते हैं ना जो नीचे लगाते हैं, गटर के, सीमेंट के जो बड़े राउंड बड़े बड़े नाले होते हैं, वहाँ उन्होंने गाड़ी रुकाई। बोले ये देख रहे हो मियाँ? बोले हाँ ये नाले हैं गटर के। बोले जब मैं बॉम्बे आया था तब मैं इनमें सोया हूँ, इसमें सोया हूँ, कई रातें मैंने इनमें गुजारी हैं। आज ऐसे ही नहीं बनाऊँ मैं। वो चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई। वो चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई कि नहीं, कि मेरे फादर ने कितना स्ट्रगल किया। जूनियर आर्टिस्ट का काम किया उन्होंने 4th रो में। उनकी आवाज़ की वजह से वो 2nd रो में आए। उसके बाद के अमरनाथ साहब ने उनको
साहिब मिस्र या कोई उनकी पहली पिक्चर थी 1946 या 47 में उनको साइन किया बिकॉज ऑफ हिज वॉइस एंड पर्सनालिटी। और मैं आपको एक और हाईलाइट बताऊं, एक फिल्म थी, मैं नाम भूल रहा हूं, जो सलीम साहब की पहली पिक्चर थी, मेरे डैडी हीरो। मुझे याद नहीं आ रहा, अभी उनकी डॉक्यूमेंट्री आई थी तो मैंने सुना था, जिसमें शायद फराह खान की मम्मी हीरोइन थी। नहीं, वो नहीं, मेरे डैडी हीरो, हेलेन आंटी हीरोइन, हीरोइन और सलीम अंकल विलन। सलीम अंकल विलेन बोलिए ना सर, हीरो तो मेरे को कुछ और पता था। नहीं, विलन। विलेन, यस, ओके। हाँ, वो उनकी एक्चुअली पहली पिक्चर थी सलीम अंकल की। अच्छा, उन्होंने बोला भी था मेरा मन नहीं था, मैं करा दिया एक्टिंग। हाँ, तो इस किस्म के तो बहुत संघर्ष किया मेरे फादर ने, क्योंकि इंडस्ट्री में आजकल एक वर्ड काफ़ी प्रचलित है, नेपोटिज्म। और जैसे कि आपने कहा है कि फादर ने आपको कहा नो, आई विल नॉट सपोर्ट यू, नॉट एनीवेयर, कहीं से भी मैं आपको वो नहीं करूँगा। तो कभी आपको लगा कि फिर भी लोगों ने आप पे इल्ज़ाम लगाए उस चीज़ के कि नहीं तुम्हें तो रोल वहीं से मिला होगा, तुम झूठ बोलते हो? सही, नेपोटिज्म क्या होता है पहले तो आप मुझे ये समझाइए। अभी आप, मैं देख रहा था, हलवाई का बेटा हलवाई बनता है मोस्टली, 9 आउट ऑफ 10। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील थे, नहीं सॉरी वकील नहीं, जज हैं, रिटायर कर गए, उनका बेटा क्या है? एडवोकेट। आप देखिए नेता, जितने कितने नेता हैं हमारे, उन सब के बच्चे नेतागिरी में हैं। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता फिर है। तो वो जिस माहौल में पला बड़ा है, अगर उस चाहता है उसको आगे परस्यू करना, तो उसमें क्या बुरा है? नेपोटिज्म कहाँ से आता उसके है? फादर ने इतना करके रखा है या मदर ने करके रखा, तो वो उसी को परस्यू कर रहा है, तो उसमें उसकी किस्मत है। Exactly. उसमें हालांकि कोई इसमें कोई विवाद का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन लोगों ने इशू बना के रखा है इसका। सर लोगों को क्या है सर, बेरोजगारी है, 100 करोड़ लोग, 140 करोड़ की आबादी है, लोग बेरोजगार है, तो ये 2 रुपए के ट्रोल्स करते रहते हैं। नहीं तो कभी आप इफेक्ट हुए इस चीज़ से, या आपको कभी कोई ऐसी बात कभी किसी ने बोली या आपको एहसास हुआ कि किसी ने आपको कहा, आप भली आज मुझे तो यकीन है कि सर आप सच कह रहे हो कि आपके फादर ने आपका कभी भी इस चीज़ को लेकर सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कभी किसी ने ऐसा बोला हो कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप पक्का आपके फादर ने कहीं तो सपोर्ट किया, आप ऐसे डर किसी की हिम्मत नहीं हुई है बोलने की। हाँ वो तो आपकी पर्सनैलिटी देख के कौन किसी की बोलेगा, लेकिन हिम्मत फिर नहीं भी हुई आज तक मुझे। बैक बाइटिंग में आपने सुना हो क्या है? कभी ऐसी नहीं बात नहीं, बोली? मैं बैक बाइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं। जो बोलना है मुंह पे बोलो। मर्द वो होता है जो मुंह पे बोले, पीठ पीछे तो कहते हैं ना, हाथी घूमे बाजार बाजार, कुत्ते भौंके हजार हजार, कुत्तों पे ध्यान नहीं देता। अब एक और सवाल जो कि मोस्टली इंडस्ट्री में जितने भी फादर्स रहे हैं काफ़ी हिट रहे हैं, उनके बच्चे उनके पीछे पीछे एक्टिंग में जाते हैं, फिर जनता हो गई, पब्लिक हो गई, प्रोड्यूसर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वो कंपेयर करते हैं उस सक्सेस से बेटे की सक्सेस को। हाँ, यस होता है। am I right? अभी एब्सोल्युटली राइट। ज़रूरी नहीं कि वो इतने सक्सेसफुल हो जितना सक्सेस फादर ने देखा। तो कभी कभी वो सक्सेस आड़े भी आती है काम के लेके कि हर जगह मेरे को वहीं कंपेयर क्यों किया जा रहा है, यार मेरा काम अलग है। इनफैक्ट अच्छा है, लेट देम कंपेयर, उसमें क्या है? वो कंपटीशन तो रहेगा, और मेरा कंपटीशन अपने साथ रहता है, अपने आप के साथ रहता है। मैं अपने फादर के साथ कॉम्पीट नहीं कर नहीं सकता। इस चीज़ को समझते ना, जो काम देते वो भी बेवकूफ़ है, नहीं समझते तो। जो काम देते कभी कभी वो भी नहीं समझते होंगे। हाँ, वो नहीं समझते। यू शुड कॉम्पीट विथ योर सेल्फ। आई कांट कॉम्पीट विथ माई फादर, और आई कांट कॉम्पीट विथ मिस्टर बच्चन। क्या ये They are तो institutions. अजीत साहब के बेटे हैं तो वही करेंगे जो अजीत साहब करते हैं, अलग से तो ऐसा नहीं, कभी मैं कुछ हुआ? अलग करूँगा, बिल्कुल करूँगा। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई कि कभी ऐसी चीज़ का मैं नहीं कहूँगा कि आप नाम लेके वो बात बोलो, लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसी कंडीशन आई जहाँ आपको लगा कर ये बार बार मुझे उसी चीज़ से जज कर रहा है, जबकि मैं अलग कर नहीं, सकता मुझे हूँ। कभी ऐसी नहीं है, मुझे ऐसी कभी वो आई नहीं। हालांकि जैसे आपने कहा, अभी जब से ये कुछ ये ट्रोल फ्रोल क्या होता है, ये मैं उस पर ज़्यादा ध्यान, सोशल मीडिया पे इतना जब अंदाज अपना अपना आपने किया और वही किरदार आपने निभाया, तो किसी ने ऐसा कभी बोला या कब बोला है या किया क्या तुमने अलग क्या किया इसमें? मुझे एक्चुअली अंदाज़ अपना अपना पर क्या, लोग समझते थे कि
जो लोग नहीं जानते कि थे उस वक्त कि मैं अजीज साहब का बेटा हाँ हूँ, हाँ वो हाँ मुझे उनका मिमिक समझते थे या ये मैं भी उनका, समझा था, मुझे नहीं पता था हाँ एग्जैक्टली, कि ये कोई डुप्लीकेट है हाँ जो अजीज डुप्लीकेट, साहब की मुझे मिमिक्री करते हैं, मुझे तो उनको अजीत एक का किरदार दे डुप्लीकेट, दिया गया इस तरह। जी 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 जी, आई टुक इट, क्योंकि उस समय आपका चेहरा भी उतना नहीं मिलता था, तो आप छोटे थे एज में। अब लेकिन छोटा तो मैं अभी भी हूँ, हाँ हाँ, मतलब मेरे से 1-2 साल छोटे हो बस। मैं तुमसे 5 साल छोटा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय जैसे कि मेरे को भी लगा कि सर आप सच में मिमिक्री आर्टिस्ट हो, और हाँ, आप मिमिक करो। exactly. बाद में जाके लगा कि नहीं यार, ये तो कहानी कुछ और है। लेकिन फिर भी सर, मैं कहीं ना कहीं कुछ कोई चीज़ ऐसी ब्लैक पोलिंग हुई कभी, किसी ने इस तरीके से आपको बोला कि नहीं यार, वो अजीज साहब की छवि दिख रही है, अलग कुछ नहीं है, मैं तो खुश होता हूँ, और फिर आपने उसको अपने काम से प्रूव करके दिया हो। मैं तो खुश होता हूँ, लोग कहते हैं अजीत साहब की छवि दिख रही है, मुझे तो, नहीं, ये तो प्राउड की बात है, ये तो मतलब गर्व की बात है। हाँ लेकिन अपने काम से आपने जैसे कहा, मैं उनको गलत किया, गलत साबित करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से वो एक ही फिल्म थी जिसमें मैंने उनकी आवाज़ निकाली या उनका किरदार, और वही यादगार है सबसे ज़्यादा, और वही हिट भी बताई वो वही है। भेंट बताई गई उसके है। बाद इतनी सारी फिल्में की मैंने, लेकिन वो एक अरे छाप जब वो बाद में हिट, मेरे ख्याल से कितने समय बाद उसको हिट, मतलब लोग रिकॉग्नाइज हिट हो गई वो, मेरे ख्याल से 5-7 साल के अंदर, जैसे ही वो फादर ने देखा, मेरे फादर ने वो देखा ना सक्सेस वो, उसकी देखी वापस। मुझे एक्चुअली टीवी ने ऑब्जर्व कर लिया, फिर मैं इतना बिजी हो गया नहीं टीवी नहीं, में। लेकिन फिर भी वो फिल्म कभी ऐसी, मतलब वो फिल्म जिसको लिए फादर ने उसमें बोले नहीं, उन्होंने सिर्फ यही कहा, वो दोबारा मत करना, उसके बाद फिर वही चीज़ जब वो हिट हो गई। उनकी इतनी सारी ट्रॉफियाँ थी कि उनको मेरी ट्रॉफीज कभी नजर नहीं आई। हमारे एक रूम था जिसमें सिर्फ ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज पड़ी हुई थी उनकी फिल्मों की, और उसके सामने एक छोटी सी ट्रॉफी का नजर आएगी, पूरी सैलाब था ट्रॉफियों का। उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, बहुत अच्छा है, उन्होंने खुले शेर की तरह छोड़ा आपको, कभी शाबाशी दी? नहीं, शाबाशी भी नहीं दी, क्योंकि वो चाहते थे मैं उनके मतलब बिजनेस करूँ या कुछ, या लॉयर बन जाऊँ या डॉक्टर बन जाऊँ, लोग उनको कहते थे। इस चीज़ का शिकवा है कि आपको? हाँ, आपको शिकवा है, शिकवा तो है। कभी उनके होते हुए आपने कभी उनसे बोला नहीं कि? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। आपने कहा शिकवा है, तो कभी कभी उस वक्त भी कहा कि पापा आपको अप्रिशिएट तो करना चाहिए मुझे? मैंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा, मैं सोचा कभी करेंगे, लेकिन हो सकता है अगले जन्म, मैं अगले जन्म में, वैसे तो क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो हमारे मज़हब में ये कहा जाता है कि एक ही जन्म होता है, लेकिन अगर अगला जन्म होता तो मैं दुआ यही करता कि दोबारा मुझे ऐसे ही बाप मिले, कम से कम उस जन्म में वो मेरी थोड़ी बहुत तारीफ कर ले। उनको तो हम सभी मिस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप उनकी तारीफ, उनका रिकॉग्नाइजेशन मिस करते हैं। आपको मैं बताऊं, मेरा उनके साथ कुछ जो रिश्ता है उसकी झलक मैंने, अभी एक फिल्म आई थी संदीप वांगा रेड्डी की, एनिमल, मेरा उनका वैसा रिश्ता था। तो बीइंग द एल्डर सन, तो हो सकता है ज़्यादा जिम्मेदारियां, जो बड़ा बेटा होता है उसके ऊपर, उसके कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। इतने मैंने जिम्मेदारियां मेरे छोटे भाई के कंधों पे नहीं देखी जितनी मेरे कंधों पे थी। वो वक्त देते थे आपको? वक्त देते थे वो आप लोगों को? हाँ, वक्त देते थे, मतलब ऐसा होता था कि फ्राइडेज़ को हमारी स्कूल बंद हो जाती थी, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। अगर वो बॉम्बे में है तो हम बाहर डिनर विनर पे जाते थे, या फिर अगर वो किसी और जगह शूट करे तो वी यूज्ड टू फ्लाई डाउन देयर, वीकेंड उनके साथ स्पेंड किया और मंडे को बैक टू स्कूल। उनके प्यार करने का तरीका क्या था? उनके प्यार करने का तरीका मैं आज तक समझ नहीं पाया। ये होता था कि अगर वो बहुत खुश होते, मतलब उनका प्यार करिए कि बेटा क्या चाहिए तुमको, तो कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया।
उनको गुस्सा करने का तरीका क्या था? गुस्से करने के लिए सिर्फ उनकी आंखें थी। आपको प्यार से क्या बुलाते थे वो? मियाँ। मियाँ। मुझे याद है, मैंने लाइफ में एक ही बार उनसे मार खाई। अच्छा। हाँ, एक ही बार मार खाई, क्योंकि इसीलिए कि मुझे एक कोई फिल्म जाके देखनी थी जिसमें वो भी थे, और मुझे वो ट्यूशन मास्टर आ गया। ट्यूशन मास्टर को मैंने खूब गालियाँ दी। क्यों? हाँ, बस मुझे जाने नहीं दिया, तो इस टाइम पे आया क्यों? पिक्चर देखने जाना। हाँ, उस दिन में मेरी अम्मा ने कंप्लेन कर दी कि भाई आज गालियों की वजह से मार खाई या तरह तरह की गालियों की वजह से मार खाई? तरह तरह की गालियाँ नहीं, गालियों की वजह से। गालियों की वजह से। हाँ, तो उस दिन मैंने मार खाया। वो मारते गया और मैं हंसता गया। अच्छा। हाँ, बोले तुम एनिमल पिक्चर वाला सीन। हाँ, बाकायदा बाकायदा, बाखुदा। बाकायदा। हाँ, वो मारते गए और मैं हंसता गया। मुझे अभी जो याद है, वो पठानी पूरी फट गई। और वो छड़ी है ना, वो छड़ी से मारते थे। वो कभी हाथ वाथ से नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, छड़ी से मारते, मैं हंसता गया। सूट ऑन सूट। हाँ, बोले तुम बहुत ठीक हो, निकल जाओ यहाँ से। गया अपने कमरे में बैठ गया। कोई ऐसी चीज़ उनकी जो बहुत मिस करते हैं आप? ऑब्वियसली साया। वो तो रहेगा बाप ही, का साया वो जो हमेशा होता है, रहेगा। वो जब सर से हट जाता है तो देखिए, आदमी एक्चुअली अकेला तब हो जाता है जब उसका बाप इस दुनिया से चला जाता है। उस वक्त आदमी एकदम तन्हा हो जाता है, चाहे बाप के साथ अच्छे रिश्ते हो, बुरे रिश्ते हो, कैसे भी रिश्ते हो, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड पता है कि कुछ भी होगा तो मेरा बाप तो बैठा है, वो संभाल लेगा। बड़ी सी बड़ी मुसीबत। आपकी मम्मी और पापा में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपके अंदर किसका आया, पापा के मम्मी का? कहते हैं ना, बड़ा बेटा बाप जैसा निकलता है, छोटा बेटा माँ जैसा निकलता है, ऐसा बोलते हैं। जैसे आपको देखिए, फीचर्स वाइज बाप का है, अदरवाइज माँ का है। माई मदर वॉज वेरी सॉफ्ट, मैं भी बहुत सॉफ्ट हूँ। मैं बहुत आसानी से बुली हो जैसे जाता हूँ। आपने बताया फादर आपके बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने कैरेक्टर्स भी वैसे ही किए हैं जी। आपके अंदर लेकिन कॉमेडी का पुट है। वही, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं आपकी फिल्मों को देख के बोल रहा हूँ, अभी आपसे बातचीत करते करते भी आपकी वो मंद मंद मुस्कान, शरारत करने की हर अदा और सरकास्टिक कॉमेडी जो आप करते हो, डार्क ह्यूमर जो आप देते हो, तो वो कहाँ से आया आपके अंदर? वो मेरी जीन्स में है। वो जीन्स में है, बिना मस्ती के आप नहीं रह सकते। नहीं, मैं खाने के बगैर रह सकता हूँ, लेकिन मस्ती के बिना नहीं रह सकते। नहीं रह सकता। तो ये चीज़ शहजाद खान को शहजाद खान बना के रखी। यस, दैट कीप्स मी अलाइव। सर, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और ज़िंदा दिली से हमारे सामने रहिए और हम लोगों को इनकरेज करते रहिए और बताइए कि ज़िंदगी को जीना कैसे है। आप हमारे पॉडकास्ट में आए और जितनी बातें मैंने आपके साथ की है, आज तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट शूट किए होंगे, मैं बहुत इमोशनल और टची फील अगर आज तक किसी भी सारे कलाकार के साथ कर पाया हूँ तो वो आप हो। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई। आपका ऑरा ऐसा हो सकता है, आपकी फादर की कृपा हो सकती है, या मेरा नसीब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, आप हो। और दोस्तों, शहजाद खान जी को हमने आज देखा, सुना, समझा। एक इमोशनल इंसान, एक हंसमुख इंसान, दूसरों को हंसाने वाले, इनकी ज़िंदगी को कुछ दर्द को समझा और बातों को जाना, तो इतना तो पता चला कि ये नेक दिल इंसान है और हम चाहेंगे कि हमेशा से ही खुश रहें। और सर, अब हमारे इस पॉडकास्ट का एक बहुत ही ख़ास सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर, जिसमें हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और आप उनका जवाब देंगे अपने इसी बेबाक के अंदाज से। और अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपको मिमिक करने तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप अपने फादर की आवाज़ में ही जवाब देंगे तो मज़ा आएगा। थोड़ा सा हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके करियर के सबसे प्रेरणादायक अभिनेता कौन है? ये आप इंग्लिश में पूछेंगे? हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? माई फेवरेट एक्टर इज माई फादर। एंड हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस? My favorite actresses was Mumtaz ji. I was a big fan of Mumtaz ji.
अगर आप एक्टर नहीं होते तो और क्या होते? अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं एक्टर ही होता, एक्टर ही होता और एक्टर ही होता। भला मुझे अब ये बताओ कि आपकी खुद की पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है अंदाज अपना अपना। भला तुम सक्सेस को कैसे देखते हो? मुझे अब तक सक्सेस को चखना अभी तक चखा नहीं। तो ये दारू के साथ ये चखना कब हो पाएगा? जब ऊपर वाले क्योंकि की आपके मर्जी दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिसमें ये आपको चखना, इसके लिए हम ये बहुत राज मैं अभी नहीं खोलूँगा। वक्त आने पर पत्ते खुद ब खुद बिछाऊँगा और गेम भी खुद ही करूँगा। तो दोस्तों, ये है शहजाद खान जी, जिंदा दिल, दिलपाक, खुश, मज़ेदार, मस्त मौला, और क्या कहें इनके बारे में, नो वर्ड्स। तो बहुत शानदार अंदाज से उन्होंने अपने वालिद साहब की आवाज़ में हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और हमें बहुत मज़ा आया इनके साथ बैठ के। और शहजाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, अल्फ़ा टॉक्स में आए, तो हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, आपके दर्शकों की तरफ से, आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना हम आपको पेश करना चाहते हैं। ले आओ, आप बोलेंगे? पहले आ तो जाए। ये रहा आपका सोना। उल्टा कर दिया, सॉरी, जैसा भी है। अच्छा, ऐसे सीधे। सर, ये छोटा सा नजराना जी भी आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ है। आपकी होली आनंदमय हो। होली के दिन आपके घर खुशियों के दीप जले, दिवाली के पटाखे फूटे, होली दिवाली सब एक साथ हो जाए। और आप ऐसे ही, मैं और बात करता हूँ आपसे, लीजिए भाई, ऐसे ही शानदार अभिनय से हमारा एंटरटेनमेंट करते रहे। बस वही सब कुछ सिखा देगा हमको, जीना भी, काम करना भी, हंसना भी, रोना भी। और बस आप ऐसे ही हैंडसम बने रहिए। और गॉड इज बीन काइंड। 2-3 साल और छोटे और हैंडसम तंदुरुस्त आपसे होगा। 5 साल तो छोटा हाँ हूँ। सर, 5 साल छोटा हूँ। 5 साल आप मेरे से छोटे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर, मुझसे 5 साल छोटे हैं। सर, एट लास्ट आपके फैंस के लिए, आपके दर्शकों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए आपकी तरफ से कुछ भी छोटा सा संदेश या मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। सबको होली की शुभकामनाएं, सारे त्योहारों की शुभकामनाएं। होली, दिवाली, होली, ईद, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस, सबकी शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दर्शकों से, मेरे चाहने वालों से, जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। डोंट स्टॉप। लगे रहो, लगे रहो और लगे रहो। समझे? लगे रहो। तो कहने का मतलब ही है लगे रहो, कि मतलब लगे रहोगे तो मिल जाएगा, राइट? एब्सोल्युटली। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही रहें बस। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे और हम लोग को हंसाते रहे। थैंक यू सर। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो दोस्तों, ये थे शहजाद खान जी हमारे शो में, और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ और गेस्ट हमारे इस शो पे आते रहेंगे और आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा। थैंक यू सो मच।